नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियोस में इस चैप्टर में हम यह पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से परमाणु के मूल कणों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। उनके ईयर भी हमने पढ़े कि किस किस साल में खोज हुई। फिर हमने यह भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज के कुछ ही सालों के बाद थॉमसन ने एक मॉडल दिया परमाणु का कि परमाणु में व्यवस्थाएं किस प्रकार से होती है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन खोजे गए थे तो उन्होंने अपना मॉडल उसी आधार पर दिया। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है वो, या तरबूज मॉडल कहलाता है, जिसका सारा वर्णन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आपको ये भी बताया था कि थॉमसन के मॉडल को दुनिया के सामने और स्पष्ट रूप से लाने के लिए या उस मॉडल को सिद्ध करने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ प्रयोग किए थे। अब हमें इस वीडियो में रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में पढ़ना है। प्रश्न कई रूपों में आ सकता है। मुख्य रूप से आपको उसमें रदरफोर्ड नाम मिलेगा। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल का वर्णन करें, या रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को समझाइए, या रदरफोर्ड का प्रयोग भी आ सकता है। तो रदरफोर्ड शब्द जरूर आएगा, बीच में कहीं ना कहीं परमाणु की बात भी होगी, तो उसका उत्तर यही रहेगा। तो अब समझिए कि रदरफोर्ड ने किया क्या था, उनका प्रयोग क्या था। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रश्न के हम बहुत सारे भागों में उत्तर लिखेंगे, जिसका सबसे पहला भाग था कि रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया, उनका प्रयोग क्या था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब पहले आप ये समझ लें कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें से रखे रखे अपने आप किरणें बाहर निकलती रहती हैं, कण बाहर निकलते रहते हैं, और वे धीरे धीरे उनका स्वयं का, तत्वों का स्वयं का क्षय होता रहता है, नष्ट होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्वों से प्राकृतिक रूप से निकलने वाले कण हैं। अब अगला आपको ये समझना है कि अल्फा कण वास्तव में होता क्या है, या इसकी संरचना क्या है। लिखना नहीं है इसमें, आपको पता होना चाहिए। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और दूसरा तत्व है हीलियम, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के यदि दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो हीलियम +2 आयन मिल जाता है। हीलियम +2 आयन, इसको कहते हैं अल्फा कण। +2 आवेश होता है इस पर, तो हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज माना जाता है +2। रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने सोने की बहुत पतली पन्नी ली, पन्नी या झिल्ली कह सकते हो आप इसको। बहुत पतली थी वह झिल्ली, जितनी पतली वो बना सकते थे मैक्सिमम, उतनी पतली झिल्ली उन्होंने ली, और उस पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहना शुरू हो जाए। ये सिंबल ही यूज़ करेंगे हमेशा, लेकिन याद रखने के लिए अल्फा कणों हमने इसमें लिखा है। की बौछार की, सोने की एक बहुत पतली झिल्ली ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, हमला किया। इस पन्नी को जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन द्वारा घेरा गया। जिंक सल्फाइड वह पदार्थ है जिस पर कोई भी अल्फा कण यदि गिरेगा तो एक फ्लैश, एक चमक उत्पन्न होगी। फ्लैश बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो एक चमक, एक फ्लैश उत्पन्न होती है, बिल्कुल वैसी ही फ्लैश जिंक सल्फाइड के ऊपर उत्पन्न होती है। जब भी कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो फ्लैश उत्पन्न होती है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह एक सोने की झिल्ली है, तो उस सोने की झिल्ली को इस प्रकार से
जिंक सल्फाइड के पर्दे से घेर लिया गया। जिंक सल्फाइड का जो पर्दा था उसके चारों तरफ इस प्रकार से लगा लिया गया। देखें इसको, ये अगर सोने की झिल्ली है तो उसके चारों तरफ पीछे इस प्रकार से उसको घेर लिया गया जिंक सल्फाइड के पर्दे से। और जिंक सल्फाइड की विशेषता ये होती है कि जो भी कोई अल्फ़ा कण इससे टकराएगा तो एक फ्लैश, एक चमक उत्पन्न होगी और पता चल जाएगा कि अल्फ़ा कण इससे टकराया है। ये प्रयोग उन्होंने किया, सोने की पतली झिल्ली ली, उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार करवाई और उस झिल्ली को इस प्रकार जिंक सल्फाइड के पर्दे से घेर लिया। बुक में भी डायग्राम है इसका, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से है। तो ये जो अल्फ़ा कणों का उन्होंने हमला करवाया था, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से ही करवाया गया था। ये देखिए यहाँ पर आपके डायग्राम दे रखा है। ये अल्फ़ा कणों का स्रोत है, रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें रखा गया है। ये एक लेड की प्लेट है, जस्ट इसलिए कि ये एकदम सीधे निकल सके, अल्फ़ा कण सीधी बौछार हो सके। ये सोने की पन्नी है, बहुत पतली झिल्ली लगाई गई है और इसके चारों तरफ ये जिंक सल्फाइड का फोटोग्राफिक प्लेट लिखा हुआ है, पर्दा लगाया गया है। मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप होता है, तो हम उसको जिंक सल्फाइड का पर्दा भी कह देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। दूसरा जो भाग हमें करना है वो है परिणाम। यह प्रयोग किया, यह हमने देख लिया, उसके परिणाम क्या निकले, क्या प्रेक्षण, इसको हम प्राप्त परिणाम भी कह सकते हैं, इसको प्रेक्षण भी कह सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फ़ा कण सीधे निकल गए, झिल्ली को पार करके बिल्कुल सीधे निकल गए। मतलब जो वो पीछे पर्दा था उस पर फटाफट निकलते गए और उस पर चमक आती गई, बिल्कुल झिल्ली के पीछे, झिल्ली की बैक साइड पर। जैसे कि ये झिल्ली थी तो इसकी बैक साइड पर यहाँ पर चमक आती गई, मतलब अल्फ़ा कण बिल्कुल सीधे इसको पार करके निकल रहे थे। उसके बाद देखिए, बहुत कम अल्फ़ा कण थे जो छोटे कोण से विक्षेपित हुए। छोटे कोण से विक्षेपित होने का मतलब है कि झिल्ली से टकराए, झिल्ली से टकराने के बाद इस प्रकार से अल्फ़ा कण सीधे आए थे, झिल्ली से टकराने के बाद थोड़े से मुड़े और इस प्रकार से पर्दे पर जा कर के टकराए। कुछ, ज़्यादातर तो सीधे निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए, और कुछ थोड़ा सा मुड़े और पर्दे से टकराए। लेकिन होना क्या चाहिए था, यदि यह माना जाए कि थॉमसन का मॉडल सही था तो क्या होना चाहिए था, उसे आप देखिए। मान लीजिए यह सोने की एक पतली झिल्ली है, तो उसमें सोने के परमाणु होंगे। आपको पता है परमाणु का साइज़ बहुत छोटा है, आप कितनी भी छोटी झिल्ली ले लें उसके अंदर असंख्य परमाणु इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। थॉमसन ने ये कहा था कि परमाणु पर धन आवेश इस प्रकार से समान रूप से वितरित रहता है, पूरे के अंदर धनावेश फैला रहता है। ये बात थॉमसन द्वारा कही गई। तो ये धनावेश है और जो अल्फ़ा कण आ रहे हैं वो भी धनावेशित हैं। धनावेश को धनावेश प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। तो क्या होना चाहिए था कि अल्फ़ा कण इन परमाणुओं से टकराते और टकरा करके थोड़े बहुत मुड़ते। मतलब ये स्थिति नज़र आनी चाहिए थी, सभी अल्फ़ा कणों के साथ टकराते और थोड़ा सा मुड़ते और जिंक सल्फाइड से जाके टकरा जाते। अब बहुत सारे अल्फ़ा कण, या हम कहें अधिकतर अल्फ़ा कण तो सीधे ही निकल गए, पार कर गए। इसको पार करने का मतलब क्या है, उनको रास्ते में पॉजिटिव चार्ज मिला ही नहीं जो उनको प्रतिकर्षित करता या दूसरी दिशा में भेजता। रास्ते में जब कोई रुकावट ही नहीं थी तो वो सीधे निकल गए। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि 20,000 कणों में से एक कण यहाँ से गिनती में निकाले गए और फिर उनको जिंक सल्फाइड पर गिरने के बाद भी गिना गया। 20,000 कणों में से केवल एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, मतलब जिधर से गया उधर ही वापस चला गया। बाकी के कण तो आपको बताया टकराए और थोड़ी थोड़ी कोण पर मुड़ गए। लेकिन एक कण ऐसा था 20,000 में से जो सीधा
जिधर से गया था उधर ही वापस आया। इसका मतलब हुआ कि उसको बहुत ज़बरदस्त टक्कर मिली, उसके सामने बहुत ज़्यादा धन आवेश था। इस बात को दोबारा देखें। थॉमसन मॉडल के अनुसार धनावेश पूरी तरह फैला होता है, तो अल्फा कणों को, सभी के सभी अल्फा कणों को ये ऑब्जर्वेशन दिखानी चाहिए थी, धनावेश से टकराते और थोड़ा सा मुड़ जाते, क्योंकि ये धनावेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी था, पूरे पूरे परमाणु में फैला हुआ था, हल्का हल्का फैला हुआ था, तो ये हल्के से ही मुड़ने थे। लेकिन ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब उनको धनावेश मिला ही नहीं। और 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर वापस गया, जिधर से आया था उधर ही गया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा धनावेश मिला। इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया वो अब देखना है, लेकिन उससे पहले आपको एक डायग्राम यहाँ बनाना है। आपकी बुक में एक डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाया कि प्रयोग किस प्रकार से किया गया, उसी के साथ एक और डायग्राम दे रखा है, चित्र 2.5 ख, वो आपने बनाना है कॉपी पर। देखते हैं, ये वाला चित्र आप बनाएंगे, अल्फा कण आते हुए दिखाएंगे, ये रास्ते में परमाणु है, सोने की पतली पन्नी पर स्थित परमाणु है। ज़्यादातर अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकलते हुए दिखाएंगे। ध्यान देना, जो सीधे निकल रहे हैं वो इस ब्लैक डॉट के ऊपर नहीं आएंगे किसी भी कंडीशन में। और कुछ कण ऐसे हैं जो टकरा करके थोड़े बहुत मुड़ते हैं। देखिए, यह हल्का सा मुड़ा, यह हल्का सा मुड़ गया, ये भी बहुत कम मुड़ा। और एक कण 20,000 में से ऐसा था जो 180 डिग्री पर वापस आया, उसको भी हम इस डायग्राम में दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं तो उसको देखिए, दिखाने का तरीका क्या रहेगा। उसको एक अल्फा कण आप ऐसा बनाइए जो बिल्कुल सीधा ब्लैक डॉट के ऊपर जाकर के टकराता है। एरो लगाएंगे, ये गया, ब्लैक डॉट सेंटर पार्ट से टकराया जहाँ पर बहुत ज़्यादा धनावेश मिला इसको, और ये वैसे ही वापस आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने इसमें बनाना है। अब देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकाले रदरफोर्ड ने, उसके लिए क्या कहा। निष्कर्ष: परमाणु के अंदर ज़्यादातर स्थान रिक्त है, तभी तो वो सीधे निकले। परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बंटा हुआ नहीं है, जैसा कि थॉमसन ने कहा था। धनावेश बहुत कम आयतन पर संकेंद्रित है, बहुत थोड़ी जगह पर इकट्ठा हो गया सारा का सारा, तभी तो ये वाला कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होकर के आया। इस स्थान को जहाँ पर सारा का सारा धनावेश इकट्ठा हो गया उसे कहा गया नाभिक। ध्यान दो, अभी भी हम प्रोटॉन शब्द काम में नहीं ले रहे, क्योंकि रदरफोर्ड का प्रयोग प्रोटॉन की खोज से पहले का था। इसको कहा जाता है नाभिक, रदरफोर्ड ने उसे नाभिक कहा। नाभिक का साइज या नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है त्रिज्या। पूरा एरिया उस हिसाब से हो जाएगा। और जो परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर। आपको ध्यान है, माइनस पावर जब छोटी हो जाती है तो वास्तव में राशि बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर है और नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या। तो ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया। हालांकि वो थॉमसन के मॉडल को प्रूव करना चाहते थे, लेकिन थॉमसन का मॉडल इन प्रयोगों के आधार पर फेल साबित होता दिख रहा था। तो रदरफोर्ड ने नया मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि परमाणु का सारा धनावेश और द्रव्यमान, उस समय तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने यही शब्द काम में लिए कि परमाणु का सारा धनावेश और सारा का सारा द्रव्यमान इसके केंद्र में स्थित होता है। ना तो उस समय न्यूट्रॉन का पता था, ना प्रोटॉन का पता था, बस उन्होंने ये बताया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है थॉमसन के अकॉर्डिंग फैला हुआ था वो फैला नहीं हुआ, वो सारा सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और सारा भार भी सेंटर में ही हो जाता है।
बहुत छोटे भाग नाभिक में स्थित होता है। ये उनके मॉडल का फर्स्ट पॉइंट था। उनके मॉडल का दूसरा पॉइंट ये था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिसे इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। थॉमसन ने कहा था कि पूरा जो परमाणु है वो धनावेश का गोला होता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि परमाणु खाली है, सारा का सारा धनावेश सेंटर में आ गया, इसको नाभिक कह दिया, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन पथों को कक्षा कहा जाता है, बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं। इसकी तुलना हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल से कर सकते हैं, जिसमें केंद्र में सूर्य होता है और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अगला जो उन्होंने बिंदु मॉडल का बताया वो ये था कि धनावेशित नाभिक, क्योंकि सारा धनावेश उन्होंने कहा कि नाभिक में आ गया, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर काट रहे हैं, आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। आगे है रदरफोर्ड मॉडल के दोष। विज्ञान एक कंसेप्ट पर चलता है कि एक वैज्ञानिक अपनी कोई बात कह देता है, बता देता है, प्रयोगों के द्वारा बता देता है, या अपनी काल्पनिक बात बता देता है। जैसे कि थॉमसन ने मॉडल की कल्पना की थी कि इस प्रकार का होना चाहिए, तो रदरफोर्ड उसको आगे लाना चाहते थे, या उस पर और प्रयोग किए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया प्रयोगों के आधार पर। उस पर भी वैज्ञानिकों ने चर्चा शुरू की, बात करनी शुरू की, तो उस मॉडल में भी कुछ दोष थे जो परमाणु की संरचना को पूरी तरह नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे। तो अब हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के दोष। रदरफोर्ड मॉडल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो त्वरित का मतलब जिनका वेग लगातार बदलता रहता है। छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं त्वरण के बारे में, वेग में परिवर्तन की दर। तो जब भी वेग बदलता है तो उसे वहाँ पर त्वरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में घूम रहा है, बार बार उसकी दिशा बदल रही है, इसलिए वो त्वरित गति होती है। आवेशित कणों की भांति है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, त्वरित गति कर रहा है। तो रदरफोर्ड मॉडल के जो इलेक्ट्रॉन है वह त्वरित आवेशित कणों की भांति है, इसलिए वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में इसी पाठ में हम आगे पढ़ लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इस प्रकार से चक्कर काट रहे हैं वो त्वरित आवेशित कण हैं, और त्वरित आवेशित कण हमेशा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। विकिरण उत्सर्जन के कारण धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी और कक्षा छोटी होती जाएगी। अब जितनी ऊर्जा उसको इतनी बड़ी कक्षा में घूमने के लिए चाहिए थी, वो ऊर्जा तो कम हो गई, तो वो छोटी कक्षा में घूमने लगेगा, और केवल 10⁻⁸ सेकंड में ही कक्षा छोटी होते होते वह नाभिक के ऊपर आकर के गिर जाएगा। ऐसा हो जाना चाहिए। और यदि यूं इलेक्ट्रॉन नाभिक पर आकर के गिरते रहें तो परमाणु तो अस्थायी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, परमाणु तो स्थायी है, तभी तो सारे पदार्थ स्थायी हैं। आपके आसपास जो चारों पदार्थ आपको नज़र आ रहे हैं, चारों ओर जो द्रव्य या पदार्थ नज़र आ रहा है वो सारा स्थायी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें तो गिर जाना चाहिए था। जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, तो उस हिसाब से तो उन्हें गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिरते। परमाणु तो स्थायी होता है, इस प्रकार परमाणु अस्थायी हो जाएगा। वास्तव में परमाणु स्थायी होता है। अतः रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड मॉडल नहीं बताता कि परमाणु स्थायी कैसे हुआ। उसके मॉडल के अनुसार तो परमाणु स्थायी हो ही नहीं सकता, तो वो स्थायी कैसे हुआ इस बारे में रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बताता। अब आपके एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न 2.40, जिसमें आपसे यह पूछा गया है कि यदि रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने की झिल्ली की जगह पर एल्युमिनियम की पतली झिल्ली ले ली जाए तो क्या होगा? क्या इस प्रयोग को किया जा सकता था? क्यों इतने महंगे सोने की झिल्ली ली गई? उसकी जगह पर क्या एल्युमिनियम की झिल्ली नहीं ली जा सकती थी? तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। आप ध्यान से सुने।
और इस उत्तर को यहीं वीडियो से ही नोट करेंगे। ऐसा संभव नहीं है, उसके पीछे दो कारण हैं। नंबर एक कि एल्युमिनियम की अपेक्षा सोने की आघात वर्धनीयता ज़्यादा है। आघात वर्धनीयता आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, धातुओं वाले चैप्टर में। किसी धातु को पीट करके उसकी चद्दर बनाई जा सकती है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। और सोने की आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा है। सबसे पतली परत हम सोने की ही निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम की नहीं निकाल सकते। और इस रदरफोर्ड के प्रयोग में आपको पतली से पतली परत चाहिए थी, तो इसलिए सोने का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। नंबर एक, क्योंकि सोने की बहुत पतली परत प्राप्त की जा सकती है और एल्युमिनियम की पतली परत प्राप्त नहीं की जा सकती। अब समझिए दूसरा कारण। दूसरा कारण ये है कि जो अल्फा कण है, आपको बताया था, वो पॉजिटिवली चार्ज या धनावेश वाले कण हैं। जब धनावेश वाले कण हैं और आगे भी उनको धनावेश से ही टकराना है जा कर के, लेकिन जो एल्युमिनियम है वो बहुत हल्का तत्व है सोने की बजाय, और हल्का होने की वजह से उसमें धनावेश भी कम है, उसके अंदर जो भरा हुआ धनावेश है वो भी कम है। तो अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वो रिज़ल्ट नहीं देंगे जो सोने के साथ देंगे। तो दूसरा बिंदु आप ये लिखेंगे कि एल्युमिनियम सोने की अपेक्षा बहुत हल्का तत्व है, अतः अल्फा कण एल्युमिनियम से टकरा करके वे परिणाम नहीं देते जो सोने से टकरा करके देते हैं। तो ये दो बिंदु हो गए, ये दोनों बिंदु आपको इसमें लिखने हैं। तो ये रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ परिभाषाएं और उदाहरण करेंगे जिनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स और प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू।